हेलो एवरीवन। आरएस मेंस डेली आंसर राइटिंग को डेडिकेटेड इस स्वाध्याय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा 13/9 का सेशन है। इससे पहले हमने 24 सेशन लिए हैं। ये हमारा 25वां सेशन है। हम सब्जेक्ट के रूप में वर्ल्ड हिस्ट्री और पेपर 4 में डेली हम हिंदी और इंग्लिश का कुछ सेक्शन हम डेली डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक में यदि हम चर्चा करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारा विश्व युद्धों का प्रभाव, हिंदी में शब्द युग और अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एक टॉपिक के रूप में चल रहा है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही ये चैनल का परिचय है, या यदि आप लोग नए हैं तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। आज के हमारे प्रश्नों पर चलते हैं। 14 सूत्री कार्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है, ये 50 शब्दों में बताना है। उसके बाद में यह शांति संधि नहीं, यह तो 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम संधि है, ऐसा किस संधि के परिप्रेक्ष्य में वह क्यों कहा गया है, ये हमें 50 शब्दों में बताना है। फिर तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के कोई 4 कारण हमें बताने हैं। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न में। 14 सूत्री कार्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है। और यहाँ मैं अगर सोर्स की बात करूँ तो ये पूरा जो कंटेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो हमने कक्षा 11 की आरबीएससी की हिस्ट्री आरबीएससी बोर्ड की हिस्ट्री की बुक से इसको कंटेंट को लिया है। आप लोग वहाँ से भी इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं। साथ ही आप वहाँ से स्वयं भी इसके आंसर राइटिंग जो है वो अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 14 सूत्री कार्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है। तो हमने इसमें पढ़ा कि अमेरिका के प्रधानमंत्री जो विल्सन जो थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपना प्रसिद्ध 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इस 14 सूत्री कार्यक्रम में उन्होंने विश्व शांति के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखे। और इसमें जो 14वां विचार था, 14वां बिंदु जो था, वो राष्ट्रसंघ की स्थापना से लेकर था। तो हमने देखा कि पेरिस शांति सम्मेलन के बाद में काफ़ी संधियाँ हुई और इन्हीं में ये जो आपका राष्ट्रसंघ की स्थापना का प्रस्ताव है वो भी विल्सन के द्वारा इन्हीं 14 सूत्री कार्यक्रम के दौरान रखा गया। अगला प्रश्न है, यह शांति संधि नहीं, यह तो 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम संधि है, उक्त कथन किस संधि के परिप्रेक्ष्य में वह क्यों कहा गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि उक्त कथनोक्ति वर्साय की संधि के संबंध में जो मार्शल फोच द्वारा कही गई। ये यहाँ पे हमें हो सकता है ये नाम याद नहीं रहे, हमें कोशिश करनी है इस नाम को याद रखने की कि उक्त कथनोक्ति वर्साय की संधि के, यदि हम मार्शल फोच का नाम न भी लिखें तो हमें ये ज़रूर याद रखना है कि ये वर्साय की संधि के बारे में कही गई थी। तो मार्शल फोर्च द्वारा कही गई भविष्यवाणी है जो एक तरह से सत्य सिद्ध हुई। युद्ध उपरांत संधि की कठोर शर्तों के कारण विश्व में पुनः अशांति हुई और युद्ध समाप्ति जो कि 1919 में हुई के ठीक 20वें वर्ष में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ, यानी 1939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ। वर्साय की संधि ने जर्मनी को राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक रूप से पंगु बना दिया। इसकी अपमानजनक शर्तों को जर्मनी ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने पुनः हथियार उठा लिए। तो ये हमने पढ़ा कि किस तरह से जो वर्साय की संधि थी वह एक तरह से 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम संधि के रूप में प्रकट हुई। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था आज का। अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न पर, जो है द्वितीय विश्व युद्ध के हमें 4 कारण बताने हैं। तो हमने इसमें शुरुआत की कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत विश्व शांति के प्रयत्न ही अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बन गए, जिनमें प्रमुख है वर्साय की संधि की कठोर व अपमानजनक शर्तें, दूसरा है अधिनायकवाद का उदय, और तीसरा कारण यदि हम इसमें लिखें तो निशस्त्रीकरण की असफलता, और चौथे कारण में राष्ट्रसंघ की निर्बलता। तो ये हमने 4 कारण लिखे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के। अब हम चलते हैं हमारे डेली के हिंदी सेशन में, जिसमें हमारे शब्द युग में चल रहे थे 171 के लगभग हमने पहले सेशन में, इससे पिछले सेशन में जो कि 12/9 का था उसमें डिस्कस किए थे। अब हम चलते हैं आज के इसमें शब्द युग में। परिचालक और परिचारक। परिचालक का अर्थ होता है बस कंडक्टर, जबकि परिचारक का अर्थ होता है सेवक। परमिति, परिमित। परमिति यानी परम, सीमा या मर्यादा, जबकि परिमित का अर्थ होता है सीमित या मापा हुआ। अगला है पद त्राण और परित्राण। पद त्राण का अर्थ होता है जूता, जबकि परित्राण का अर्थ है रक्षण। परीक्षत, परीक्षित। परीक्षित यानी नष्ट भ्रष्ट, और परीक्षित यानी जांचा हुआ या राजा विशेष। अगला है पास, पार्श्व या पाश। पास का अर्थ होता है नज़दीक, पार्श्व का पास या बगल में, जबकि पाश का अर्थ होता है बंधन या फंदा। फिर पेय और प्रेय। पेय का अर्थ पीने योग्य, जबकि प्रेय का अर्थ प्रिय। फिर है
पिक और पीक, पिक का यानी कोयल और पीक यानी थूक। अगला है परिताप प्रताप, परिताप यानी दुख और प्रताप यानी पराक्रम। फिर है पयोज और पयोद, पयोज यानी कमल और पयोद यानी बादल। नेक्स्ट है पर्यंत और पर्यंक, पर्यंक और पर्यंत। पर्यंक का अर्थ होता है पलंग, जबकि पर्यंत का अर्थ होता है तक या किसी बिंदु तक या भर। अगला है पायस और पायसा, पायस का अर्थ निकलता है खीर से, जबकि पायसा का अर्थ निकलता है पड़ोस से। फिर है पशु और पांशु, पशु और पाशु, पशु का अर्थ निकलता है जानवर से और पाशु का अर्थ निकलता है रेत या रज से। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूट, जो कि हमारा इंग्लिश के लिए चल रहा है। हिंदी इंग्लिश के यदि हम सोर्स की बात करें तो हिंदी में हमारे इस पूरे कंटेंट का सोर्स है डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक, जबकि इंग्लिश में हमारा सोर्स प्रोफेसर BK रस्तोगी सर की जो बुक है वो हमारा इसका सोर्स है। वन वर्ड सब्सटीट्यूट पे हम चलते हैं। वन skilled in the art of midwifery or delivery of a woman in childbed is called as OBSTETRICIAN, ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन जिसको हम दाई बोलते हैं, जो बच्चों के जन्म देने के प्रक्रिया में कोई फेमस हो, कोई स्किल्ड हो, उसको बोलते हैं दाई। वन दैट इज़ ऑल पावरफुल यूज जनरली फॉर गॉड, ऐसा जो सर्वशक्तिमान हो उसको बोलते हैं हम ओमनीपोटेंट। फिर है एनिमल ईटिंग फूड ऑफ ऑल काइंड्स, हर प्रकार के खाना खाने वाले, चीज़ें खाने वाले जो जानवर हैं उनको बोलते हैं सर्वभक्षक, इंग्लिश में ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। नेक्स्ट है इंटेंटेड फॉर वेन डिस्प्ले, यानी व्यर्थ दिखावे के लिए, दिखावटी जिसे हम बोलते हैं, तो उसका अर्थ निकलता है OSTENTATIOUS, ऑस्टेंटेटियस, ऑस्टेंटेटियस। नेक्स्ट इज वन हु ऑलवेज टेंड्स टू टेक द मोस्ट होपफुल व्यू ऑफ द लाइफ, ऐसा जो हमेशा जीवन में आशावादी विचार रखता हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट इज इम्परवाइवस, इम्परवाइयस टू रेज ऑफ लाइट, यानी जो अस्पष्ट हो, दैट इज कॉल्ड एज ओपेक, OPAQUE, ओपेक। नेक्स्ट इज वन वर्स्ट इन द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद आइज, यानी ऐसा जो नेत्र के जो साइंस है उसमें फेमस, उसमें जानकारी रखता हो, दैट इज कॉल्ड एज OPTHAMOLOGIST, ऑप्थामोलॉजिस्ट, ऑप्थामोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं नेत्र विशेषज्ञ। ऐसा एक हमने कल भी पढ़ा था ऑक्यूलिस्ट, जो आँख के बारे में जानकारी रखता हो। ओपन टू ऑब्जेक्शन यानी आपत्तिजनक, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्शनेबल। तो ये हमारा था इंग्लिश का कंटेंट। इससे पहले हमने हिंदी और वर्ड हिस्ट्री का कंटेंट भी डिस्कस किया। तो ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।